हो नहीं सकती है। ये जो बम धमाके की बार बार माहौल बनाने की, हिंदू मुस्लिम का बनाने की और धर्म के आधार पर ले जाने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं, ये इनकी विफलता के कारण से इनके शासन में हुआ था। और हमारे शासन में आपने पता होगा कि जो तफ्तीश हुई थी उसके आधार पर आजीवन कारावास की उनको सजा, फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब कोर्ट का मामला है कि किस टेक्निकल आधार पे उन्होंने क्या फैसला दिया, लेकिन हमें सबसे बड़े अटॉर्नी जनरल को खड़ा करके, और हमने सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील कराई है, फिर भी हर भाजपा का नेता एक ही बात कहता है, देखो ये हो गया हिंदू मुस्लिम, चाहे वो उदयपुर की घटना हो, चाहे वो और कोई सी घटना हो, हर मामले को हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इनको कोई किसी बात से मतलब नहीं है, कोई अपनी जिम्मेदारी के ऊपर बात नहीं करना चाहते, जो इनको करना होता है उसके ऊपर बात नहीं करके केवल स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करके छवि धूमिल करने का प्रयास करते रहते हैं। त्योहारों के तक को नहीं छोड़ा, कहते हैं कि साहब त्योहारों में वहां हिंदू त्योहार होते हैं उसमें धारा 144 लगा दी, वो ये नहीं लगा दी। ये सब इनकी आरएसएस की पाठशाला में सिखाए गए ये इनके नवाचार और हमारे लिए बहुत ही प्रदेश के लिए बहुत ही दर्दनाक उनकी जो विचारधारा है, बहुत ही तकलीफदेह विचारधारा है कि हर बात को हिंदू मुस्लिम जोड़ करके और अपनी बातें करते हैं, जबकि सभी जगह जब भी धार्मिक त्योहार होते किसी भी धर्म का हो उसमें एहतियात बरतने के लिए सरकारें आदेश निकालती रही हैं, कोई आज नई चीज नहीं होती है। पुजारियों के मानदेय 3000 से 5000 हमने कर दिया और साज सज्जा पाठ के लिए भी पैसे हम लोग दे रहे हैं, लेकिन इनको तो भाजपा को वोट देता है वही हिंदू दिखता है, इसके अलावा उनको कोई हिंदू दिखता नहीं है। उदयपुर में 48 घंटे में पकड़ लिया, एनआईए आज तक उनको सजा नहीं दिलवा पाई, लेकिन ये इसका ठीकरा भी हमारे ऊपर फोड़ना चाहते हैं, ये खुद कुछ भी नहीं करना चाहते। 2024 में भारत सरकार पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, इसका कोई जवाब नहीं देंगे ये, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। 2014 में भारत सरकार पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था जो आज बढ़कर 160 लाख करोड़ रुपए हो गया, इसका जवाब नहीं देंगे। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देनी, इसका जवाब नहीं देंगे। किसान की आमदनी दुगुनी करनी थी, इसका जवाब नहीं देंगे। और फिर कहते हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान। अरे भाई, नहीं सहेगा राजस्थान तो तब है जब 25 में से 25 सांसद देने के बाद में और मोदी जी के बड़े बड़े वादे करने के बाद में एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, और 25 सांसद 25 के 25 बिल्कुल नकारा निकले, निकम्मे निकले, और एक भी काम उन्होंने नहीं किया। और एक दिन भी मोदी जी के सामने या लोकसभा में या राज्यसभा में इनके लोगों ने अपनी बात नहीं की। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के लोगों के प्रति उन्होंने क्या किया। हमने महंगाई राहत कैंप चलाए, पार्टी का आदमी नहीं गया, जबकि आपने देखा होगा कि कैंपों में 1 करोड़ 80 लाख परिवारों ने भाग लिया, और जो महंगाई को राहत बीजेपी को देनी चाहिए थी वो कांग्रेस की राजस्थान की सरकार दे रही थी, लेकिन उसमें भी इन्होंने भाग नहीं लिया। ये केवल अपनी कभी घेराव यात्रा, कभी जन आक्रोश यात्रा, कभी कोई दूसरी अभी नहीं सहेगा अपमान यात्रा, इस तरीके के क्लिष्ट शब्द ला करके लोगों को भ्रमित करने की कुछ चेष्टा में लगे हुए हैं। 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं को जीरो बिल आ रहे हैं। आज टमाटर का क्या भाव है, अन्य चीजों का क्या भाव है, मैं इस मुद्दे पे ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने महंगाई कम करने का वादा किया था, आपने क्या किया महंगाई के ऊपर, उसके ऊपर आप बता दीजिए। तो मैं समझता हूं कि इनकी जो जितनी भी यात्राएं ये निकाल रहे हैं वो सारी विफल है। एक मैं डाटा लेकर के आया हूं, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, फिर मैं आपको पेश दे भी दूंगा हार्ड कॉपी भी, कि हम राजस्थान किसमें अच्छा है जिसकी ये कभी बात नहीं करते। हम हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में नंबर 1 है, हम 25 लाख के इंश्योरेंस में एकमात्र राज्य है, हम सबसे ज्यादा नए सब सेंटर खोलने में नंबर 1 है पूरे देश में, नए पीएससी और सीएससी खोलने में नंबर 1 है, सरकारी मेडिकल खोलने में नंबर 1 है, देश में सबसे ऊंचा 24 मंजिला आईपीटी टावर राजस्थान में बन रहा है, कहीं नहीं है। किसी राज्य में सर्वाधिक यूनिवर्सिटी है तो उसमें राजस्थान नंबर 1 है, कॉलेज खोलने में नंबर 1 है,
नई सर्विसेज अधिकारी देने में नंबर 1 है, नौकरी देने में हम नंबर 1 है, ओपीएस सबसे पहले देश में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने में नंबर 1 है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने में नंबर 1 है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क देने में हम नंबर 1 है, दूध उत्पादन हो, ऊन उत्पादन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, सब में हम लोग फर्स्ट नंबर पे हैं। अब केंद्र की सरकार जो हमको रैंकिंग दे रही है उसमें भी मैं बताना चाहता हूं, अनाज तिलहन दलहन चना उत्पादन में नंबर 1, बाजरा सरसों उत्पादन में राजस्थान नंबर 1, मनरेगा के काम देने में नंबर 1, स्मार्ट सिटी मिशन में नंबर 1, पर्यटन मंत्रालय द्वारा रैंकिंग जो जारी होती है सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के अंदर नंबर 1 और 2, और इंस्पायर अवार्ड में नंबर 1, जन समस्या निराकरण पब्लिक ग्रीवेंसेस रिट्रेशन में नंबर 1, आर्थिक विकास दर में मामले में देश में 2 नंबर पे। हम 2030 के विजन पे काम कर रहे हैं और ये राजस्थान को गर्त में ले जाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। एक बात जो सबसे प्रमुख इनकी पूरे एजेंडे में रहती है, पेपर लीक। ये पेपर लीक अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय समस्या है। किसी भी देश में किसी भी सरकार ने इसके ऊपर अंकुश लगाने का हमारी सरकार के समय से पहले कोई प्रयास नहीं किया। मैं एक नमूना देना चाहता हूं, गुजरात में जूनियर क्लर्क परीक्षा, बिहार में लोक सेवा आयोग, बिहार में एसएससी, उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल परीक्षा, यूपी में टीईटी परीक्षा, आंध्र में पब्लिक सर्विस कमीशन। ये मैं साथ में दे दूंगा, 50 है, मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, समय जाया होगा। सारी की सारी है जहां पूरे देश में हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के समय में, पिछले सरकार के समय में मैं खुद चीफ व्हिप था, इतने पेपर आउट हुए जिसकी संख्या गिनाऊंगा तो समय लगेगा, लेकिन सारे पेपर आउट हो रहे थे, सरगना खुलेआम पेपर बेच रहे थे। और इन्होंने केवल जो कोर्ट से आदेश दिया तभी पेपर लीक माना, बाकी पेपर लीक के आधार के ऊपर जिन लोगों ने मिसयूज किया सिस्टम का और भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरी पा गए, जो आज भी नौकरी में लगे हुए हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पूर्ववर्ती सरकार के समय, क्योंकि राजस्थान की बात है तो मैं कहना चाहता हूं, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2014, आरएएस भर्ती 2014, सेकंड ग्रेड डीपी भर्ती 2014, आरजेएस भर्ती 2014, आरपीएमटी परीक्षा 2024, एसआई भर्ती 14, एसआई भर्ती 2014, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2015, आर्मी भर्ती परीक्षा 15, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 15, रीट 2016, पुलिस कांस्टेबल 2018, जेल प्रहरी परीक्षा 2018, रीट भर्ती 2014। ये सारे पेपर लीक हुए हैं। इनको ये पेपर लीक नहीं दिखता। अरे भाई, तब तो आपका शासन दोनों जगह था, आप ये सीबीआई को ले आते, ईडी को ले आते, पूरी जांच करा लेते, पूरा का पूरा आप खंगाल सकते थे। अगर आप में कोई थोड़ी बहुत भी होती है, इसी से अगर काम हो सकता है तो वो काम आप कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रोपोगंडा बंद करें। और मैं मणिपुर की घटना, देश और दुनिया में हमारा सर नीचे हो रहा है शर्म से कि देश का प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहा है और हमारे यहां देश चल रहा है। और जो घटना मणिपुर में हुई है उसके बारे में मैं उल्लेख करूं तो मेरे से शब्द नहीं है, मेरे पास में बोला नहीं जाएगा। इतनी बड़ी शर्मसार घटना कल परसों की हुई है और कई दिनों से मणिपुर चल रहा है, लेकिन इनका केंद्र की सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। एक लास्ट अंतिम बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करूंगा और आपको मौका दूंगा कोई बात पूछनी हो तो, कि 18 जुलाई 2023 को माननीय राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीना जी ने ईआरसीपी के लिए एक बयान दिया। वो आपके पास होगा, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की सरकार 50-50% मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा कर दे तो मैं तुरंत ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करा दूंगा। जब पहले की मौजूदा जो डीबीआर है उसमें 75% राजस्थान का हिस्सा और 25% मध्य प्रदेश का हिस्सा है, तो किरोड़ी जी 25% हिस्सा पानी का हिस्सा राजस्थान के लोगों का मध्य प्रदेश को क्यों देना चाहते हैं, इसके बारे में जवाब दें। तीसरी चीज मैं कह रहा था कि
जब आपके इतना ही हाथ में है तो आप 13 जिलों में से किसका हिस्सा काटना चाहते हैं, आप बता दीजिए। कौन से जिलों को काटना चाहते हैं ये बता दीजिए, या आप 75% हिस्से के राजस्थान के लोगों के पानी के हिस्से को 50% क्यों करवाना चाहते हैं, ये सवाल मैं डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी से पूछना चाहता हूं, जो हर मुद्दे के ऊपर बोलते हैं लेकिन फिर उसका जब दूसरा जवाब मांगता है तो जवाब नहीं देते। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि इस मुद्दे के ऊपर वो जवाब दे कि वो 50% हिस्सा क्यों करवाना चाहते हैं। तो मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। ये रसीद भी मेरे पास में है, जो बीजेपी का जोधपुर का जो एबीवीपी का बच्चा है, जिसने अपराधी ने दुष्कर्म किया है और बहुत बड़ा अपराध घिनौना कृत्य उसने किया है। तो ये जो माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो 4.5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। ओबीसी की मददगार की बात करने वाले लोग ओबीसी के लोगों को अपने पदों से हटा रहे हैं और आरएसएस और उससे संबंधित लोगों का कब्जा करवा करके और राजस्थान की छवि झूठ बोल करके बदनाम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी नाम लिया है कि यहाँ की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा दुरुस्त करें, सभी मुख्यमंत्रियों से वो कहेंगे। चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी है और राजस्थान में भी है और दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। वो मध्य प्रदेश का नाम थोड़ी लेंगे, वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं उनका नाम थोड़ी लेंगे। उनको तो झूठे आंकड़े बताने हैं, झूठ बोलना है, कांग्रेस को कोसना है, माहौल खराब करना है, ऊंची आवाज में बात करनी है, बार बार दौरे करने हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से और नड्डा जी से जो बार बार यहाँ आ रहे हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि अपने कुर्मियों को तो एक कर दो, सबसे पहले अपना घर तो संभाल लो, उसके बाद में हम पे आरोप लगाओ। आपके जितने भी राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, एक तरीके की बात कर नहीं पा रहे हैं, सब अपनी अपनी डफली अपना अपना राज चला रहे हैं और मजबूर होकर के भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये जो अभी नहीं सहेगा राजस्थान जो नारा इन्होंने दिया और कैंपेन चालू किया है, उसमें नेताओं का बंटवारा करना पड़ा इलाके के मुताबिक। ये दर्शाता है कि एक जगह रह करके कोई किसी तरीके का कैंपेन चला ही नहीं सकते, किसी तरीके की बात कर ही नहीं सकते। इनमें किसी में भी केवल मतभेद ही नहीं बल्कि मनभेद भी। तो इनको कम से कम अपनी पहले बात करनी चाहिए और अपने 2014 से लेकर के जो भी बातें इन्होंने की हैं, चाहे वो देश की विदेश नीति की बात हो, चाइना के ऊपर जवाब देना चाहिए, चाहे वो नोटबंदी की हो उसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि 2000 के नोट को 7 साल ही क्यों नहीं चला पाए देश, तो उनके 9 साल तक तो चला लिया उन्होंने, तो अब आगे उनको देश की कमान क्यों दी जाए, ये भी देश के लोग सवाल कर रहे हैं। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, क्या उद्देश्य की पूर्ति हुई, वो आप बता दीजिए। किसान की आमदनी दोगुनी कर रहे थे, वो क्या कर दिया आपने, वो बता दीजिए। तो इन बातों का कहीं भी देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी और अमित शाह की बातों में कोई जवाब नहीं आता है कि उन्होंने क्या वादे किए। केवल आना है, फ्लाइट की लैंडिंग करानी है और कांग्रेस को, राजस्थान की सरकार को अनर्गल आरोप लगा करके झूठ बोल करके कोसना है और फिर चले जाना। सर, अभी विधानसभा में सतीश पूनिया जी ने एक सवाल लगाया कि राजस्थान सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट कम क्यों नहीं कर रही, आपकी सरकार ने मना कर दिया हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने बाहर आके आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार काहे की महंगाई से राहत दे रही है लोगों को। सतीश पूनिया जी की मजबूरी है, कुछ न कुछ तो बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको अध्यक्ष से हटा करके उपनेता बना दिया, एक तरीके से उनकी इंसल्ट कर दी उन्होंने, काम उनसे कराया और अब उनको आगे कर दिया जिन्होंने काम नहीं किया। सीपी जोशी जी को कभी काम करते यहाँ 5 साल में राजस्थान में सुना आपने? कभी देश की लोकसभा में कोई राजस्थान का मुद्दा उठाते सुना आपने? मोदी जी को भगवान बता रहे थे लोकसभा में, हमने सुना उनका वीडियो। भाई उनके लिए भगवान हो सकते हैं, हमारे लिए तो प्रधानमंत्री है देश के, सम्मानीय है, लेकिन
हम क्या करें ऐसे प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। क्या सचमुच राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट सबसे ज्यादा? आप बताइए, नहीं, गलत बोलते हैं। इन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी जो स्टेटों को मिलने वाली थी उसको तो बिल्कुल कम कर दिया, और इनको जो एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी थी वो ज्यादा कर करके पूरे देश में जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सारा का सारा पेट्रोल और डीजल से ले रहे हैं। जब आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 140 रुपए प्रति बैरल जो था हमारा प्रति डॉलर कच्चा तेल, तो हम लोग 70 रुपए से कम में ले रहे थे। आज 100 रुपए के लगभग है तो 100 रुपए में ले रहे हैं हम। आप बताइए कि महंगाई कम करने का वादा उन्होंने किया था, केंद्र की जिम्मेदारी है, तो महंगाई कम तभी तो होगी जब पेट्रोल और डीजल से वो लोग सेस कम करेंगे, टैक्स कम करेंगे। और राज्यों को मिलने वाला जीएसटी का पैसा भी ले जा रहे हैं, समय पे वो भी नहीं दे रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा हमें पेट्रोल और डीजल से जो पैसा मिल रहा था वो भी हमको जो सेस के रूप में उसकी भी प्रतिशत हमारा कम कर दिया स्टेट्स का। तो एक तरीके से स्टेट्स को पंगु बना दिया इन्होंने कि हमारे ऊपर निर्भर रहो, हम जो मर्जी है जो करेंगे, और अगर हमें आप दिखाओगे तो हम आपका पैसा रोक लेंगे, आप अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम पैसा रोक लेंगे। ये संघीय ढांचे के विपरीत है ये सारी मिनिमम इनकम बिल लेकर के आ रही है, इस तरह का बिल है, क्या प्रोविजंस बिल के? देखिए, राइट टू हेल्थ, इनकम की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, खाने की गारंटी, सूचना के अधिकार की गारंटी, ये सब हम ही तो लेके आ रहे हैं। इन्होंने तो 2000 का नोट लाए जो 6 साल बाद में बंद करना पड़ा, और इनका तो भाई मामला अलग ही चल रहा है। आप देख सकते हो कि कितने लोग जेलों में बैठे हैं, क्या चल रहा है, कोई बोल नहीं सकता। जो अजीत पवार जी के ऊपर कितने बड़े संगीन आरोप लगाते थे, आज वो उनके उप मुख्यमंत्री हैं। कितने कितने नेता हैं जिनके ऊपर ईडी के केसेज हैं, सीबीआई के केसेज हैं, वो सब इनकी वॉशिंग मशीन से धुल करके जा रहे हैं, और बीजेपी में जाते ही एकदम पाक साफ हो गए। तो इनका तो मामला केवल सत्ता पे काबिज रहना है, इसके अलावा कोई जवाबदेही इनकी देश के लोगों के प्रति नहीं। सर, ये बीजेपी ने सदन में डेली हंगामा कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, आपके गवर्नमेंट क्यों डिफेंड नहीं कर पाए? आपको अभी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं ना, जवाब दे रहे हैं ना रोजाना। उनको तो वो तो टास्क लेके आए। राजेंद्र जी राठौड़ से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? इनको तो 3 महीने एक इसी सत्र के लिए 8 दिन के लिए मौका मिला उनको, तो वो तो हर मुद्दे के ऊपर अनर्गल आरोप लगा करके खड़े होकर के बाहर जाना। उनको पूछो कि 4.5 साल में कितनी बार बाहर गए, अब इन 4 दिन में आप कितनी बार बाहर गए? जितने 4.5 साल में गए उतने तो ये 4 दिन में बाहर चले गए। तो हर दिन आना, गलत सलत झूठा मुद्दा लेना, और फिर बाहर चले जाना, और फिर हंसते हुए वापिस आ जाना, अंदर आके वापिस बैठ जाना। तो ये क्या है? ये राजस्थान की विधानसभा की प्रक्रिया और नियम और जो हमारा जो परिपाटी है उसको एक तरीके से ये कलंकित कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, आप कह रहे कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है। आपकी महिला विधायक कह रही है कि वो इस सरकार में खुद को महफूज नहीं मानती है, तो अन्य महिलाएं कैसे महफूज रहेंगी? उनका कोई व्यक्तिगत मामला होगा, मैंने बात की थी खुद ने, उनके किसी प्रकरण में कोई जांच की बात थी, या जो घटना घट गई जोधपुर में उसके संदर्भ में था। बाकी सरकार के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार की बहुत अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो वो जो व्यक्तिगत बात थी उनको उचित प्लेटफॉर्म पे ही कहनी चाहिए थी, बाहर मीडिया में नहीं कहनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, बीजेपी के लिए जो सत्ता आयुक्त को आरटीसी का पुनर्गठन करेंगे पेट्रोल लीक रोकने के लिए, क्या समझती है आपकी सरकार पुनर्गठन की जरूरत है या नहीं है? देखिए, पारदर्शिता के साथ में परीक्षाएं हों, और इतनी प्रूफ के साथ में, इतनी कड़ाई के साथ में, इतनी पारदर्शिता के साथ में एग्जाम्स होनी चाहिए कि किसी भी बच्चे के
साथ में कोई कुठारा गात नहीं है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। बट आरपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके ऊपर जो कानून बनना चाहिए वो हमारी सरकार बना रही है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कह दिया है। लेकिन ये केवल बच्चों को बरगलाने की बातें कहते हैं। अगर इनके पास में कोई रोड मैप है तो वो बताएं। केंद्र की सरकार इनकी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये बॉडी बनती है, तो ये बताते हैं कि हमारे पास में ये विजन है, हम ये करेंगे। ऐसे ही किसी पे कुछ भी आरोप लगा करके संस्कृति भाई लूट करके और बच्चों को बरगला करके उनका मानसिक शोषण करने की नियत से अपने वोट बैंक की बात करना, मैं समझता हूं कि ये संविधान के खिलाफ है। इस तरीके की बातें करना। आरपीएससी को लेकर कौन सा कानून बना रहे हैं? आरपीएससी को लेकर कौन सा कानून बना रहे हैं? जो परीक्षाएं पेपर लीक हो रहे हैं उसमें पेपर लीक होने में आजीवन कारावास तक की सजा के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो सारा का सारा हम लोग देख रहे हैं और हमारी सरकार ला रही है। वो तो सब पेपर तो आरपीएससी पेपर ही तो कराती और कराती क्या है? आरपीएससी कोई सब्जी तो बेचती नहीं, वो तो पेपर कराती है। तो पेपर में पारदर्शिता हो, ईमानदारी से सब लोगों की एग्जाम्स हो, कोई पेपर आउट नहीं हो और ईमानदारी के साथ में उनके साथ में न्याय हो बच्चों के। इसमें तो हम हमेशा हम तो इसी के पक्षधर रहे और ये काम हम लोग करते हैं। कहीं कोई गड़बड़ होती है तो उसमें सख्ताई से कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये काम अगर इनको इतनी अकल थी तो ये पहले कर लेते। कौन मना कर रहा था? दोनों जगह स्टेट ही नहीं की थी, अब की बार तो दोनों जगह इनकी नहीं आएंगी। ये तो झूठी बातें करेंगे, इनके दम नहीं है इनकी बातों में। 2024 में केंद्र में इनकी सरकार नहीं आ रही है, अब इंडिया आ रहा है, भाजपा और इंडिया, इसका मुकाबला होगा और आपको पता है कि इंडिया जीतेगा। अध्यक्ष जी, मंत्री जाहिदा बेग के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही बीजेपी और कहा है कि एंटी करप्शन के अंदर उनकी शिकायत करेगी। बीजेपी ने किसको छोड़ा है वो बता दो। मैं जीता जागता नमूना यहाँ बैठा हूँ और कितने राजस्थान की विधानसभा में उन्होंने किस तरीके के अनर्गल बयान मेरे लिए नहीं दिए, मुख्यमंत्री के लिए नहीं दिए और किसी मंत्रियों के लिए नहीं दिए। तो इनको तो केवल अपने मुंह से निकालना ही तो है कि सब भ्रष्ट हैं।